आजम खान की जमानत पर आज सुनवाई की खबर मिल रही है। आपको पता है शत्रु संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर लंबे अरसे से फैसला सुरक्षित रखा था और इसी मामले पर आजम के वकील गए हैं सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत की याचिका को लेकर। तो इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या सुनवाई में पक्ष को सुनने के बाद किसी कंक्लूजन पे निकल सकता है या नहीं। शत्रु संपत्ति का यह मामला है जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन यह फैसला लंबे वक्त से सुरक्षित रखा गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आजम के वकील ने अंतरिम जमानत पर अर्जी दी थी और आज इसी पर सुनवाई होनी है। आपको बताएं यह आखिरी मामला है, शत्रु संपत्ति से जुड़ा मामला है, जिसपे अगर जमानत सुनाई जाती है तो आजम के लिए राहत भरी खबर होती है, क्योंकि लगभग 70 से 75 मुकदमों के बीच सभी मुकदमों में जमानत मिल चुकी है आजम को। यह आखिरी मामला है जिस पर सुनवाई होने के बाद फैसला हाई कोर्ट में सुरक्षित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए हैं आजम जमानत के लिए। तो चलिए ये मामला क्या है जो आजम के ऊपर आखिरी मामले के तौर पर तलवार जो लटकी है। शत्रु संपत्ति से जुड़ा ये मामला है, जहां पर बताया जाता है कि रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के पास 65 एकड़ जो जमीन है, इसी से जुड़ा ये मामला है। 65 एकड़ जमीन इमामुद्दीन नाम के एक शख्स की थी और बंटवारे के बाद इमामुद्दीन पाकिस्तान चले गए। उनकी ये जमीन शत्रु संपत्ति के तौर पर कस्टोडियन में दर्ज हो गई थी। आजम पर आरोप यही है कि जमीन रिकॉर्ड में हेराफेरी करके विश्वविद्यालय में शामिल कर ली गई। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तब ये जमीन बीएसएफ को दे दी गई थी और जब बीएसएफ के अधिकारी ने पोजीशन लेने की ठानी तो टरका दिया जाता है इस पूरे मामले को। इस तरीके का घटनाक्रम सामने आया और इसी से जुड़ा मामला है जिसको हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, फैसला भी है, सुरक्षित रखा गया है। लेकिन लंबे वक्त से सुरक्षित रखा गया ये फैसला और अब जमानत के लिए अर्जी दे रहे हैं आजम सुप्रीम कोर्ट में। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में वक्त मांगा कि इस फैसले जमानत के इस पूरे मामले पर जो कि शत्रु संपत्ति से जुड़ा है कोई स्टैंड लिया जाए ताकि आजम को जमानत मिल पाए, क्योंकि यही एक फाइनल मामला है जिस पर अगर सुनवाई के बाद जमानत का फैसला आता है तो आजम जेल से रिहा हो जाएंगे। तो ये बहुत अहम मामला है, बहुत बड़ा दिन है आज आजम खान से जुड़ी हुई अपडेट्स की अगर हम बात कर लें। हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है, फैसला भी आया है, लेकिन इस फैसले को सुरक्षित रखा गया। लगभग 1 महीने से पहले का ये वक्त बताया जा रहा है, लेकिन इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट में आजम के वकील ने अर्जी दी है जमानत को लेकर के। चलिए इस खबर पर ज्यादा डिटेल सहयोगी अविनाश से लेते हैं, सीधा जुड़ते हैं अविनाश से। तो अविनाश, देखा जाए कुल मिलाकर के अगर आज इस पर फैसला आता है या कोई कार्रवाई आगे बढ़ती तो आजम रिहा हो सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, इसमें अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि आजम खान उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं और जिस तरीके से वो पिछले कई महीनों से जेल में है उसको लेकर के उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी तो पहले ही लगा रखी थी, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच के सामने 2 बार अर्जेंट हियरिंग के लिए अपील की याचिका दायर की, जिसके बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव ने आज की सुनवाई के लिए हामी भरी और आज ये सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल की ओर से अगर बात करें तो वरिष्ठ वकील कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल पेश होंगे और वो आजम खान की रिहाई को लेकर के अपनी ओर से दलीलें रखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से देखना भी होगा कि कौन से वकील पेश होते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार क्या दलील रखती है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने जो अपनी याचिका लगाई है उसमें साफ तौर पे कहा है कि आजम खान के खिलाफ कुल 87 मुकदमे दर्ज किए गए हैं FIR, जिसमें अगर बात करें तो उनके खिलाफ 2 मामलों में जमानत मिल चुकी है और केवल 4 मामले ही अभी चल रहे हैं, बाकी में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लिहाजा इतने लंबे समय तक इस तरीके से बड़े नेताओं को जो कि विधानसभा के सदस्य भी हैं उनको जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता है। अब आज जब वो दलीलें देंगे तो तमाम सारे जो FIR उनके ऊपर दर्ज है उन पर भी बातचीत होगी कि इस तरीके से कौन सी FIR दर्ज है और उसमें क्या कुछ आरोप हो सकता है, क्या कुछ उसकी सजा हो सकती है और किस तरीके से उसमें रिहाई हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखेगी कि क्यों आजम खान को रिहा न किया जाए और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना कोई निर्णय देगा। अब देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट आजम खान को रिहा करता है या नहीं, ये तो वकील की दलीलों पर ही निर्भर करेगा कि कौन वकील कितनी ज्यादा दमदारी के साथ अपनी दलीलें रख पाता है और कितने साक्ष्यों के साथ रख पाता है, इसी पर आजम खान की रिहाई निर्भर है।
बिल्कुल अविनाश, इस तरीके से देखा जाए तो कपिल सिब्बल एक जाना माना नाम है और पलड़ा अगर देखा जाए किसका भारी होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन दलीलों को रखने की बात अगर की जा रही है तो कपिल सिब्बल इन तमाम दलीलों को जरूर रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होगा ये देखना होगा, उसके लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे अविनाश। फिलहाल जो जानकारी आपने दी शुक्रिया। तो आज आजम खान की रिहाई से जुड़ा ये बड़ा दिन हो सकता है क्योंकि एक लौता मामला शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ, इस पर सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल जो कि आजम के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज तमाम दलीलें रखी जाएंगी कि क्यों रिहा किया जाना चाहिए आजम खान जैसे कद्दावर नेता को। और इसलिए अब आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होगा ये देखना होगा। तमाम ऐसे मामले हैं, 70 से ऊपर ऐसे मामले हैं जिनमें आजम को जमानत मिल चुकी है। इकलौता शत्रु संपत्ति से जुड़ा ये 65 एकड़ का जमीन का मामला जो जौहर यूनिवर्सिटी के लिए लिया गया, अब इस पर क्या स्टैंड होगा, किस तरीके से दलीलें दी जाती हैं। कपिल सिब्बल आज आजम का पक्ष रखेंगे क्योंकि लंबे अरसे से जेल में बंद हैं, विधायक हैं और ऐसे में उनके जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका दी थी कपिल सिब्बल ने और आज वो पक्ष रखेंगे कि जमानत मिलनी चाहिए आजम को, क्यों मिलनी चाहिए। शत्रु संपत्ति से जुड़ा मामला जो कि हाईकोर्ट में सुरक्षित रखा गया है फैसला, इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए। बसपा की ओर से बड़ी खबर मिल रही है, मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर पर एक्शन लिया गया है। पूर्व जिला अध्यक्ष गाजियाबाद प्रेमचंद भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आपको बताया प्रेमचंद भारती पार्टी विरोधी गतिविधियों का उन पर आरोप लगाया गया और अब ये एक्शन की खबर भी आ चुकी है। बसपा के मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं प्रेमचंद भारती, इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, निष्कासित किया गया है। आरोप है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त थे। ऐसे में बसपा ने कदम उठाया है मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर के खिलाफ, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष गाजियाबाद प्रेमचंद भारती को पार्टी से बाहर निकाला गया है। प्रेमचंद भारती पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। ऐसे में बसपा ने एक्शन लिया है, पार्टी से निष्कासित किया है। बसपा का मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर पर यह बड़ा एक्शन। बड़ी खबर, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बताएं कि यूपी में 16 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। संजीव मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन बने हैं। अरविंद कुमार को ACS औद्योगिक विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव PWD बनाए गए हैं। सुरेंद्र सिंह को ग्रेटर नोएडा का मुख्य कार्यपालक अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया है और रमेश गोकर्ण प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन बने हैं। तो देखिए, तबादले के तहत 16 IAS ऑफिसर्स के नाम सामने आए हैं और कई ऐसे ऑफिसर हैं जिनका डिपार्टमेंट चेंज हुआ है। देखिए, दीपक कुमार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा बने हैं, सुभाष चंद्र शर्मा प्रमुख सचिव बने हैं। हर एक नाम की लिस्ट आई है जो 16 की संख्या में है। तो आइए इन सभी ऑफिसर्स के नए पद और स्थान और डिपार्टमेंट की आपको पूरी जानकारी दिए देते हैं। जहां शुरुआत करते हैं संजीव मित्तल से, राजस्व परिषद के ये चेयरमैन बने हैं। इसके बाद नाम आता है अरविंद कुमार का, जो कि ACS औद्योगिक विकास का अतिरिक्त प्रभार इनके पास पहुंचा है। अगला नाम है नरेंद्र भूषण का, जो प्रमुख सचिव PWD बनाए गए हैं। अगला नाम है सुरेंद्र सिंह तोमर का और इन्हें ग्रेटर नोएडा मुख्य कार्यपालक अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। अगला नाम रमेश गोकर्ण का है, जो प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन बने हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दीपक कुमार की, ये बने हैं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा। फिर सुभाष चंद्र शर्मा का नाम आता है, जिन्हें प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा का एक जिम्मेदारी दी गई है। सुधीर गर्ग अगला नाम है, जिन्हें प्रमुख सचिव राजस्व बनाया गया है। रजनीश दुबे हैं, जिसे ACS दुग्ध विकास और मत्स्य विभाग की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। मनोज कुमार सिंह अगला नाम है, इन्हें ACS ग्राम विकास पंचायती राज की जिम्मेदारी मिली है और अमृत अभिजात को प्रमुख सचिव नगर विकास बनाया गया है। अगला नाम है राजेश कुमार सिंह का, जो प्रमुख सचिव खाद्य प्रसंस्करण बने हैं। इसके बाद L वेंकटेश्वर लू प्रमुख सचिव परिवहन बने हैं। नीनी शर्मा यूपी प्रशासन प्रबंध अकादमी निदेशक बनी हैं और अगला नाम है M देवराज प्रमुख सचिव ऊर्जा। राधा चौहान वित्त आयुक्त एवं ACS वित्त बनी है। तो ये ऑफिसर्स के नामों की लिस्ट है और जहां पर ट्रांसफर भी है और कई लोगों के डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया गया है। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है और सोच समझकर ये बड़े फैसले लिए जाते हैं
किन ग्राउंड पर ये फैसले लिए गए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा सीधा जुड़ते हैं लखनऊ से। और शैलेश, क्या ग्राउंड है जिसके आधार पर ये बड़े स्तर पर बड़े बड़े डिपार्टमेंट पे ये ट्रांसफर हुआ है या डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ है? देखिए, ग्राउंड एक ही है कि किसने अपने, अगर पिछले कार्यकाल की बात करें तो उसमें भी तमाम ये देखिए जो तबादले हुए हैं कल, वो योगी सरकार पार्ट 2 में पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव स्तर के तबादले हैं। और उनमें कहीं ना कहीं ये देखा गया कि इससे पहले जो जहां पर तैनात था उसने वहां पर कैसा काम किया है। देखिए, हाल ही में अभी बात करें तो देखिए 30 तारीख को 5 बड़े IAS अधिकारी रिटायर हुए थे। तो उसमें अगर देखिए सबसे बड़ा जो पद हम कहते हैं वो है कृषि उत्पादन आयुक्त का, जो मुख्य सचिव के बाद का पद माना जाता है। वहाँ पर मनोज कुमार सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, जो अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग रहे। और ये माना जा रहा था कि उनको जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि कहीं ना कहीं 7 सीनियर IAS को किनारे करते हुए उन्होंने इस पद पर जिम्मेदारी पाई है। और अगर उनकी भूमिका की बात करें मनोज कुमार सिंह की, तो जब पंचायत चुनाव हुए थे उस समय भी वो अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे। और पंचायत चुनाव कोरोना काल में हुए थे, तो व्यवस्थाओं को लेकर, चुनाव शांतिपूर्ण हो इसको लेकर तमाम जो तैयारियां थी उसमें अहम भूमिका उनकी रही, शायद कह सकते हैं उसका इनाम है। और उनको मुख्य सचिव के बाद का यानी नंबर 2 का जो पद है कृषि उत्पादन आयुक्त का, वो दिया गया है, उससे नवाजा गया है। इसके बाद बात करिए राजस्व परिषद के चेयरमैन की, तो हाल ही में मुकुल सिंघल वहाँ से रिटायर हुए थे। और उसके बाद में संजीव मित्तल को, जो अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त रहे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है राजस्व परिषद में। इससे पहले अगर बात करें औद्योगिक अवस्थापना विभाग से पहले संजीव मित्तल जो है वो वित्त विभाग में भी रह चुके हैं और सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है राजस्व परिषद में। देखिए, इस पूरे अगर हम समीकरण को देखते हैं, जितने IAS को तबादले हुए, तो कई ऐसे भी हैं जिनके विभाग बदलने के बाद ऐसा लगता है कि एक तरह से उनको कम महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, ऐसा नजर आता है। जैसे बात करें डॉक्टर रजनीश दुबे की, जैसे बात करें ऐसे नामों की लिस्ट भी होगी जो अपने आप को डिमोट फील कर रहे होंगे और कुछ अच्छे काम की वजह से प्रमोट भी किए गए हैं। अब देखना होगा कि इस नए महकमे की जिम्मेदारी वो कितने खूबसूरती से निभाते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेश। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजियाबाद की। SSP की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देखिए, यहाँ चेकिंग ड्यूटी से नदारद मिले हैं 5 हेड कांस्टेबल और 11 कांस्टेबल, इन्हें सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। SSP मुनिराज ने IG परवीन कुमार को ये रिपोर्ट भेजी है। अभी SSP अपने आदेश से नहीं कर सकते हैं कोई कार्रवाई, यह भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। SSP मुनिराज अस्थायी तौर पर जिले की कमान संभाल रहे हैं। इस खबर की डिटेल लेते हैं सहयोगी शक्ति से। शक्ति, क्या है ये पूरी खबर? गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जिस तरह से जो क्राइम है वह लगातार काफी बढ़ गया था, जिसके बाद जो गाजियाबाद के SSP थे पवन कुमार, उनको सस्पेंड किया गया और मुनिराज को यहाँ पर अस्थायी तौर पर, यानी कि जो कानून व्यवस्था उसको संभालने के लिए गाजियाबाद में भेजा गया। तो गाजियाबाद में मुनिराज आजकल सड़कों पर देखे जा सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक देखे जा सकते हैं। वहीं एक रोस्टर तैयार किया गया है और गाजियाबाद में जितने भी एडिशनल SP हैं, यानी कि जो एडिशनल SP हैं, 7 एडिशनल SP हैं यहाँ पर, और 7 की एक दिन यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है सुबह 4 बजे से, यानी कि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे वो समय होता है जिस समय जो क्रिमिनल होते हैं वो आराम से अपना कोई भी अगर चोरी की वारदात हो वो घटनाओं को देखकर निकल जाते हैं। तो उस समय यानी कि ड्यूटी चेक करने के लिए एक एडिशनल SP उस समय सड़कों पर रहेगा और जो पुलिसकर्मी जो जनता की सेवा के लिए लगाए जाते हैं, जो PCR में होते हैं, गाड़ियों में होते हैं, चौकियों पर होते हैं, वो उस समय क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, उसे जांचने परखने के लिए। तो एडिशनल SP निकले और निकलने के बाद देखा कि इंदिरापुरम, मसूरी, कबीरनगर, विजयनगर, यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी तो गाड़ी में जो PCR थी उसमें मिले ही नहीं, कुछ सोते हुए मिले, यानी कि अपनी कार्य में लापरवाही। तो मुनिराज ने 16 पुलिसकर्मियों की इसमें रिपोर्ट बना के भेजी IG परवीन कुमार के लिए, क्योंकि मुनिराज अभी बिल्कुल अब ये देखना होगा कि आखिर ड्यूटी पर जो लोग मौजूद नहीं रहे थे उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंदौली की। चंदौली में युवती की मौत मामले में बड़ी अपडेट आ रही है। बवाल मामले में पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन भी सामने आया है, जहां SHO सैयद राजा को निलंबित किया गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर सैयद राज थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और वारदात के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है। यह पूरा मामला है कि पुलिस फोर्स पहुंची थी दबिश देने के लिए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत, लेकिन आरोपी के घर पर उसकी बेटी की संदिग्ध मौत के बाद पूरे इलाके में बवाल है, अशांति है। गैंगस्टर के आरोपी के घर दबिश देने पुलिस पहुंची थी और अब पुलिस के कार्रवाई को संदेह के घेरे में देखा जा रहा है।
तो चंदौली के सैयद राजा का ये पूरा घटनाक्रम क्या है, 5 तस्वीरों से आपको समझाते हैं। देखिए, सैयद राजा में, चंदौली में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए ये जो घर आप देख रहे हैं, यहीं पर पुलिस पहुंची थी। इस घर का जो मालिक है उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस ने पहुंचना था, फोर्स पहुंचती है, लेकिन यहां पर मिलती है लाश एक लड़की की। अब ये लड़की गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई के लिए जो आरोपी है उसकी बेटी है। पुलिस पहुंचती है, लेकिन बेटी की मौत सवालों के घेरे में है कि आखिरकार लड़की की मौत कैसे हुई है। ऐसे में पूरे इलाके में अशांति है। पुलिसिया कार्रवाई पर संदेह उठाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी शशांक का। चंदौली से सीधा रुक करते हैं। शशांक, ये बताइए कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी और उससे पता चलेगा कि आखिरकार इस लड़की की हत्या या मौत कैसे हुई? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसकी हत्या हुई या पुलिस वालों के टॉर्चर से उसकी जान गई। लेकिन आपको बता दें, देर रात से पोस्टमार्टम का काम शुरू हो गया था। 1-2 घंटे बाद जिला प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा, लेकिन उसके पहले जो ये पुलिसिया कार्रवाई है ये संदेह के घेरे में है। तमाम जो स्थानीय लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो विधायक है, सकलिया के पूर्व सांसद, तमाम जो उनके जिला अध्यक्ष हैं, तमाम नेता पहुंच गए थे और देर रात तक थे। अच्छा शशांक, ये बताइए, जो लोग घर के आसपास थे, जो पड़ोसी थे, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि एजिटेटेड हैं लोग, गुस्से में हैं आसपास के, उनका क्या एंगल है, उनका क्या कहना है? स्थानीय लोग का कहना है कि पुलिस आई थी। दरअसल 4 से 5 बजे का शाम का कल का मामला है ये, और इस समय आपको मालूम है पूर्वांचल में तपिश और गर्मी बहुत ज्यादा है। पारा 42 के पार चल रहा है, तो लोग जो स्थानीय लोग हैं अपने घर में थे। पुलिस जाती है, दबिश देने जाती है, क्योंकि ये जिला बदर थे, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी है और MBW जारी हुआ था। पुलिस गई थी योगी बिल्कुल सरकार शशांक, में। ये सारी कार्रवाई जिस आरोपी के ऊपर होती तो फिर भी समझ में आता, लेकिन तभी भी कार्रवाई तभी समझ में आता है जब ये आरोप सिद्ध हो। लेकिन उसी घर से किसी युवती का शव मिलना वाकई संदेह के घेरे में पूरी पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के आता। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। यूपी के कंपोजिट स्कूल्स में इंटर तक की पढ़ाई की तैयारी चल रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इंटर तक की शिक्षा मिल पाएगी। देखिए, कंपोजिट स्कूल यानी जहां प्राथमिक व जूनियर स्तर की कक्षा एक ही परिसर में संचालित होती है। अब हर जिले में ऐसे एक स्कूल का चयन इंटर तक की पढ़ाई के लिए किया जाएगा। इसी के साथ ब्लॉक स्तर पर भी मॉडल स्कूल बनाए जाने की तैयारी है। ब्लॉक स्तर पर अभ्युदय कंपोजिट स्कूल तैयार किए जाएंगे, जिसमें कंपोजिट स्कूल्स को उच्चीकृत किया जाएगा। स्कूल में कक्षा 8 में स्मार्ट क्लासेस का भी प्रबंधन होगा। डीजी स्कूल एजुकेशन ने अधिकारियों से 1 सप्ताह में प्रस्ताव भेजने की बात कही है। तो देखिए, ब्लॉक स्तर पर कंपोजिट स्कूल बनाने की तैयारी है। यूपी के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मेरठ दौरे के दौरान दावा किया कि यूपी में 2024 तक हर घर को नल से शुद्ध पानी मुहैया करा दिया जाएगा और इस पर सरकार का खास फोकस भी है। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ बड़ी चुनौती है। 15 जून तक बाढ़ वाले संवेदनशील इलाकों में नियंत्रण के बेहतर उपाय कर लिए जाएंगे। एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा से स्वतंत्र देव सिंह की खास बातचीत सुनी। 2024 तक हर घर को नल से पानी मुहैया कराने की बड़ी योजना है और इस योजना पर किस तरीके से काम चला है यही हम जान लेते हैं। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे स्वतंत्र देव सिंह जी से सर एक चीज जानना चाहूंगा। वाकई बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है कि हर घर को नल से पानी मिलेगा। किस तरीके से योजना चल रही और अब तक क्या इसमें प्रगति हुई? महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है कि सभी घर को नल देना है और नल में शुद्ध स्वच्छ जल सीधे उसके घर तक पहुंचाना है कि कोई बीमारी ना आवे, कोई दुख उसको ना हो, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और स्वस्थ रहे। और ये योजना हम 2022 से शुरू करेंगे। लोगों को जल देना अभी कुछ गांव में जून तक दे दूंगा और 2024 तक उत्तर प्रदेश में एक घर, एक गांव, एक पूर्वाविशेष नहीं बचेगा जहां पर पानी न पहुंचे। जल की बात करें, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि बात करूं तो कई इलाके ऐसे हैं जो डार्क जोन में शामिल हैं। कहीं भविष्य में जल का संकट ना पैदा हो जाए तो उसके लिए भी कोई काम करने। कई जगह आपने देखा है कि तालाब भी खत्म कर दिए गए, तो उनके लिए भी कोई योजना आ रही है? नहीं, प्रत्येक जनपदों में 75 ऐसे तालाब
नए भी बन रहे हैं। पुराने तालाबों का भी एक तरह की उसकी मरम्मत हो रहे हैं और उस तालाब में पानी भरने की योजना है। यूपी में रिटायर्ड कर्मियों की भर्ती करेगा परिवहन निगम, बड़ी खबर है। निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद सेवा शर्तों और मानदेय को तय करने की प्रक्रिया होगी। प्रबंधन निदेशक ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को यह सर्कुलर जारी कर दिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक और सेवा प्रबंधक ये भर्ती करेंगे। बस संचालन से लेकर के कार्यालय तक में ये काम करेंगे। प्रशासनिक और लेखा वर्ग में रिटायर्ड कर्मचारियों को पहली बार ये मौका दिया गया है। तो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक नया सर्कुलर जारी करके उनकी भर्ती और उनके क्रियान्वयन को लेकर एक नई रणनीति पर काम किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के NH 51 की बात करते हैं। हाईवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार होंडा सिटी कार नहर में जा गिरी। एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल लोग हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। कार सवार लोग दिल्ली से सिकंदराबाद की तरफ जा रहे थे, जहां यह हादसा पेश आया। चलिए भाटी। तो देखिए तस्वीरें आई हैं, दर्दनाक हादसा जहां ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये होंडा सिटी कार है जो नहर में जा गिरी। एक शख्स की मौत हो गई, 4 घायल बताया जा रहा है। यूपी में ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत हो गई है। बाल श्रम बाल विवाह के खिलाफ इस विशेष अभियान की शुरुआत हुई है। मिशन शक्ति के तहत महिला कल्याण बाल विकास विभाग ने यह अभियान शुरू किया है। 7 दिन तक यह विशेष अभियान चलेगा। तो मिशन मुक्ति की शुरुआत हो चुकी है। मिशन शक्ति के तहत महिला कल्याण बाल विकास विभाग ने यह अभियान शुरू किया है। 7 दिन तक यह अभियान चलेगा। हरदोई में लड़की को छेड़ने वाले शोहदे को छेड़खानी महंगी पड़ गई। लड़की के ने बीच सड़क पर शोहदे की पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पिटाई का वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। हरदोई शहर के कोतवाली के लखनऊ रोड का यह मामला बताया जा रहा है। हरदोई के लखनऊ रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर शोहदे को पकड़ करके युवती ने पिटाई शुरू की। उसके बाद आसपास के लोगों ने भी उसे पीटना शुरू कर दिया। उधर जालौन में तेज हवाओं और आंधी का कहर देखने को मिला। यहां अलग अलग क्षेत्रों में आग की घटनाओं से भी हड़कंप मच गया। आटा थाना क्षेत्र की बात कर ले तो अटरिया में तेज आंधी के चलते खेतों में आग की खबर है। वहीं उरई के BSA कार्यालय में आप देखिए, ये पीछे कूड़े के ढेर में आग की लपटों का तांडव। हालांकि दोनों ही घटनाओं में ज्यादा नुकसान की खबर तो नहीं है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तो देखिए, आंधी के साथ आग की लपटों की तस्वीरें भी सामने आई हैं जालौन से।